एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, नहीं भी हैं तो हो जाइए। अल्लाह करे आपकी सेहत अच्छी हो जाए। और इस भी दुआ के साथ कि आपका ये दिन और ये पूरा हफ्ता, चूंकि आज वीक का पहला शो है, अच्छा गुजरे। हम आपके साथ मौजूद हैं अगले 2 घंटे के लिए इंशाल्लाह, आपका साथ देने के लिए भरपूर। हमने इससे पहले तैयारी तो हम कर लेते हैं कि प्रोग्राम में हमने क्या करना होता है, लेकिन ये जो पहले वाला चंक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सो आज 2 अहम बातें, एक तो टूरिज्म डे के हवाले से पहले वो बात, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और इसके हवाले से एक्सप्रेसो हमेशा एक क्रेडिट लेता है कि हमारे सेगमेंट्स की शक्ल हो या हम खुद हो या जितनी भी बातें हम करते हैं यहाँ पर, हम मुस्तनसर हुसैन तार साहब के साथ जिस तरह से डिस्कशंस करते हैं, टूरिज्म को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है हमारे शो का। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान दिखाया, पूरा डेजर्ट आपको थर दिखा रहे हैं, कश्मीर दिखाने वाले हैं, और वो सब कुछ जो आप पाकिस्तान के हवाले से आपने पहले नहीं देखा, और मोस्ट ऑफ ऑल श्रीनगर हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है। तारड़ साहब, वकार अहमद मलिक साहब, मेरा पाकिस्तान, हमारे पूरे सेगमेंट्स। इनफैक्ट हमारी कोशिश होती है कि हम इस पे आज बात भी करेंगे, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले कि हम हेडलाइंस की तरफ बढ़े, हम आपको रोजाना कोविड से डराते हैं। कोविड थोड़ा सा सेटल हो गया, वैसे डेंगू से डरे हैं। डेंगू आ गया, कोविड चला गया, डेंगू आ गया। सो बी वेरी केयरफुल। घरों के आसपास पानी ना खड़ा होने दें, सफाई कराएं, स्प्रेस करवाएं, बच्चों की हिफाजत खास तौर पे करें, और डेंगू से और साफ पानी भी खड़ा नहीं होने देना। साफ पानी पे बताया अच्छा, तो आपने बहुत एहतियात करनी है डेंगू से बचना। हाँ, चलिए जनाब आपको बताते हैं आज के हेडलाइंस। कराची के मंसूबों पर सियासत शुरू। ग्रीन लाइन और K4 प्रोजेक्ट पर PTI और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। कराची वालों को सफरी सहूलियात देने का अज़्म। वज़ीर आज़म आज कराची सर्कुलर रेलवे के इब्तदाई तामीराती ढांचे का इफ्तिताह करेंगे। नून लीग में बयानिए से मुतल्लिक तज़ाद नुमाया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के बयानात में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। कई बड़े शहरों में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। 7 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। फॉर्मूला रेसिंग कार बनाकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब शमशाले बेमिसाल पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकार मुनीर हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। अच्छा जी, जिक्र बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में कराची गई है। कराची पाकिस्तान का गेटवे, हमें मालूम है, तजारती सरगर्मियों का मरकज़ है, मालियाती हब है। तकसीम हिंद के बाद कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर था जिसे दुनिया के जदीद शहरों में शुमार किया जाता था, जिसका शुमार उस वक्त यकीनी तौर पर एशिया के पेरिस में किया जाता था। और हम इसका जिक्र आगे भी जाके तफसीलन भी करेंगे, लेकिन फिल वक्त आज कराची के लिए एक बड़ा डे है। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कराची में कराची सर्कुलर रेलवे के अंदर एक इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड भी है। जो गवर्नर सिंध है उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी कराची के लिए अब अच्छी खबरें मजीद आती रहेंगी, लेकिन इस पर एक तनाज़ा भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं, लेकिन इससे पहले ग्रीन लाइन जिसकी बसें कुछ अरसे में चलने वाली हैं, नून लीग और PTI आमने सामने, एक कह रहा है मेरा मंसूबा है और दूसरा कह रहा है मेरा मंसूबा है। इस मंसूबे के हवाले से आज हम बात करेंगे। असल में टैक्स पेयर्स का मंसूबा है, कराची वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद। बहुत शुक्रिया काशिफ कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। काशिफ, इससे पहले भी हम कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें तो इसका इफ्तिताह हो चुका है। आज किस फेज का इफ्तिताह होने जा रहा है और क्या सिचुएशन है? आज खुद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आएंगे और जिस तरह से मैंने आगाज में भी कहा कि कराची के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है आज। जी बिल्कुल, कराची के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस लिहाज से भी बहुत अच्छी ये पेशरफ्त है कि ये कराची का वाहिद मंसूबा है। CPEC में शामिल 3 सिंध के बड़े मंसूबों में शामिल है, जिसके अंदर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इसमें दरमियान इत्तेफाक राय रखते हैं। इस पर कोई तनाज़ा नहीं है। थोड़ा बहुत इसकी ज़मीन की मिल्कियत के मामला थे जो कि हल कर लिए गए हैं। एकनिक ने गुज़श्ता जुमे को इस मनसूबे के लिए वफाक के ज़िम्मे आने वाले 22.7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत इससे पहले ही अपने सूबाई बजट के अंदर 6 अरब रुपए रख चुका है। यानी दोनों सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ना सिर्फ इस मंसूबे को सपोर्ट करते हैं, ओन करते
सकते हैं बल्कि लिए अपने माली वसाइल भी मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जिस मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं या संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, ये पुराना सर्कुलर रेलवे नहीं है बल्कि नया सर्कुलर रेलवे का एक निज़ाम है जिसे दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा करा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये मंसूबा आज जिसका संग बुनियाद रखा जा रहा है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है। ये 2 मराहिल के अंदर होगा, 2 से 3 मराहिल में 27 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो पुराने स्टेशन इसके नाकारा बोसीदा हो गए थे उनको तामीर किया जाए, प्लेटफॉर्म की मरम्मत की जाए। इसके अलावा बिल्कुल एक नया 45 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, तजावज़ात बन चुकी हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले फाटक बंद कर दिए जाते थे, अब इतना ट्रैफिक होता है लोगों की आमदोरफ्त के फाटक बंद करने की खोलने की वक्त नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर 22 के करीब फाटक थे ट्रैक के ऊपर, उनको हटा दिया जाएगा। उसकी जगह एलिवेटेड यानी पुल बनाए जाएंगे। ये 29 किलोमीटर 45 में से 29 किलोमीटर ये ट्रेन ऊपर से जाएगी। तो आप सोचें कराची के शहरी जब ट्रेन में बैठे होंगे और ये मनाजिर इर्द गिर्द के देख रहे होंगे, वक्त पर अपने दफातर पहुँच रहे होंगे, कितनी एनर्जी आएगी। आज जो हम सुबह इस पॉजिटिव न्यूज़ के साथ अपना आगाज़ कर रहे हैं, यकीनन कराची के शहरी जो मसाइल का शिकार है उनके लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खुशखबरी है। और अल्लाह करे काशिफ। अच्छा काशिफ, एक थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हमें क्लियर कीजिए। आपने कहा कि ये पहले वाला जो KCR है उससे मुख्तलिफ एक नया एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रैक भी नया है, ट्रेन भी नई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैस ट्रांजिट के लिए उसका रूट। तो इसका रूट क्या है और क्या ये रूट पहले वाले KCR वाला रूट ही है, उससे मुशाबियत रखता है या उससे मुख्तलिफ रूट है? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखें, ये इसको सर्कुलर रेलवे इसलिए कहा जाता है कि ये दायरे की शक्ल में लूप में चलती थी। 45 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें से 14 किलोमीटर तो स्ट्रेट हुआ करता था सिटी स्टेशन तक, लेकिन उसके बाद ये शहर में गुजरती थी। शहर की बहुत बड़ी आबादी के बीच से ये ट्रैक गुजरता है और यहाँ यकीनन बहुत सारी सफरी मुश्किलात हैं। यहाँ ये वो इलाका है, मैं औरंगी स्टेशन पर खड़ा हूँ, उसके बराबर में पापोश है, औरंगी टाउन है, इसके अलावा वेस्ट की आबादी है, साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लाखों की तादाद में मजदूर आते हैं इर्द गिर्द की आबादियों से, यकीनन ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, जो बात कर रहे हैं हम नए मनसूबे की, ट्रैक तो वही है। अच्छा देखिए, ट्रैक जो है वो 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। इस वक्त जहाँ तक मैं खड़ा हूँ 14 किलोमीटर का ट्रैक ये ओके है, यहाँ पर ट्रेन चलाई जा चुकी है, आजमाइश की जा चुकी है। इससे आगे औरंगी से गिलानी स्टेशन और गिलानी स्टेशन से फिर आगे डिग रोड तक ट्रैक को बेहतर किया जाएगा क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं चल सकती। ट्रैक बिल्कुल नया डाला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नया, बिल्कुल रूट यही होगा। ट्रैक नया डाला जाएगा, ट्रैक के साथ साथ जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम डाला जाएगा ताकि इंटरनेट की सहूलत हो, बिजली की तनसीबात इस पे लगाई जाएंगी, कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम होगा। यानी ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसको हंगामी तौर पर अगर कहीं रोकना है तो आपको जंजीर खींचने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कंट्रोल रूम के अंदर हसास आलात लगे होंगे जो ना सिर्फ ट्रेन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे बल्कि वो मुसाफिरों की सहूलत और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएंगे। तो एक जदीद किस्म का निज़ाम है। लेकिन कराची के शहरी इस क्योंकि बहुत अरसे से इस तरह की सहूलतों के इंतजार में, तो वो उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद ये फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तकरीबन 2 साल का अरसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर लगा करने पे होगा। दूसरे मरहले के अंदर ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जाएगी। जो टाइमलाइन हमें मिली है उसके मुताबिक जब ये मंसूबा चलेगा, शुरू होगा तकरीबन 3 साल बाद, तो रोजाना 5.5 लाख शहरी सफर करेंगे। उसके बाद 2030 तक इसकी कैपेसिटी 7.5 से 10 लाख तक बढ़ा दी जाएगी। वो मौका तीसरा ये होगा जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया जाएगा कि यहाँ पर आए, जदीद इलेक्ट्रिक से चलने वाली क्या कहते हैं ट्रेनें चलाएं और लोगों को सहूलतें दें। बहुत बड़ी तादाद में लोकोमोटिव चलेंगे, ट्रेन हर 6 मिनट बाद आया करेगी। के हवाले से तो बताया, लेकिन चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं इसके जो तामीराती ढांचा है उसका इफ्तिताह करने के लिए, सो क्या इंतजामात हैं उस हवाले से और क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई इवेंट है, कोई जिस तरह से अभी आप जहाँ से हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तो मैं इस वक्त ट्रैक पर खड़ा हूँ, दिखाने का मकसद ये है कि ट्रैक किस हालत के अंदर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की आमद की इस्तकबाल की तैयारियां कल से जारी हैं। भरपूर तरीके से कैंट स्टेशन को सजाया गया है, आरास्ता किया गया है, खैर मकदमी बैनर लगाए गए हैं। वहाँ पे आज उनका शानदार इस्तकबाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती भी होंगे, रेलवे हुक्काम होंगे, MNAs MPs जो कि तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान जो सारा प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, एक तो ये है कि इस तकरीब में क्या सिंध की जो क़यादत है, जो वज़ीर आला सिंध है, वो भी इनवाइटेड हैं या नहीं? आपकी क्या इतलात है, तो ये बता दीजिए। दूसरा, कराची में तो वैसे बिजली का बड़ा मसला है, बिजली आती नहीं है, बारिश आती है बिजली चली जाती है, तो ये ट्रेन भी फिर कहीं उसकी जद में तो नहीं आएगी? बिजली को कैसे मैनेज किया जाएगा इस ट्रेन के लिए?
जी, एक बड़ा सवाल यही है जो रेवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ रहा है, वो यही है कि ना सिर्फ ट्रेनें बल्कि आम गाड़ियां, कारें भी बिजली से चलना शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावारी की तादाद बढ़ाई जा रही है। कराची में जो के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा बिजली का फराहम कुनंदा और डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने नए प्लांट लगा चुका है बिन कासिम के ऊपर, जो कि अपनी पैदावार का आगाज़ करने वाले हैं। इसके अलावा कोयले से चलने वाले जो बिजली घर हब में लग रहे थे, वहाँ से भी हब से भी बिजली पाकिस्तान कराची को मिल रही है। तो बिजली का जो मसला है इस वक्त इतना शिद्दत नहीं इख्तियार कर रहा, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर यकीनन जब ये तलब बढ़ेगी तो बिजली की इस्तेदाद को भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आपने बात की कि सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है या नहीं है। सिंध हुकूमत भी ऑन बोर्ड है और पिछले दिनों वज़ीर आला ने भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म अपनी आमद से कबल अगर हमें अपने प्रोटोकॉल से, अपनी मसरूफियात से आगाह करें तो उनके शायाना शान हम इस्तकबाल करेंगे। खास बात यह है कि जब ये ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, एक पेज पर हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि आज कराची सर्कुलर रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसके इफ्तिताह होने जा रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आएंगे और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंसूबा जो है इस पे वफाक और सिंध दोनों एक पेज पे हैं और ये कराची वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला हो वो कराची के लिए बहुत अरसे का है। तो आज इसको इसके हवाले से जो उसको सॉर्ट आउट करने के हवाले से जो पहला स्टेप है वो उठाया जा रहा है। इट्स वेरी गुड। हमने मजीद भी बात करनी है, हम इस पर मजीद बात करेंगे, जरा इसका पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस करेंगे कि पीटीआई किन खतूत पे सोच रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। और कराची पाकिस्तान का गेटवे है और ये मुल्क की तजारती सरगर्मियों का मरकज़ और मालियाती हब भी है। तकसीम हिंद के बाद कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर था जिसे दुनिया के दीगर जदीद शहरों में शुमार किया जाता था, जिसे एशिया का पेरिस भी कहा जाता था, जिसमें कुशादा सड़कें, खूबसूरत फुटपाथ, अवामुन्नास के लिए जदीद ट्राम, आला तहजीब और तमद्दुन, महकती शामें और जगमगाती रातों वाला शहर करोड़ों लोगों के ख्वाबों का मरकज़ था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बजाय इसके कि हम इस शहर को मज़ीद जदीद बनाते और यहाँ के शहरियों को मज़ीद सहूलतें देते, यहाँ पहले से मौजूद सहूलियात का भी खात्मा कर दिया गया। अब ये रोशनियों का शहर मसाइल का गढ़ बन चुका है। बेहंगम आबादी हो, बेतरतीब तामीरात हो, चाइना कटिंग की भरमार हो या पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी हो, टैंकर्स माफिया का राज हो, बिजली का निज़ाम हो, हर चीज़ दरम बरम दिखाई देती है। ओवरऑल कराची का सिस्टम अगर हम बात करें तो बहुत जो कह लें बुरी हालत है। जगह जगह कचरा हमें नज़र आता है, टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है। ताहम 13 साल से बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट का दावा है कि अगर मुल्क में किसी शहर ने तरक्की की है तो वो कराची है। बिल्कुल जी। और माजी की हुकूमतों के हवाले से अब बात तो हमने कर ली, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कराची की रोशनियां वापस लौटाने के दावे कर रही है। हुकूमत को नए कराची का ख्वाब आवाम को दिखाया जा रहा है। भारी भरकम तरक्याती पैकेज के ऐलानात भी किए गए। 1200 अरब तो आपको याद ही होंगे। आइंदा माह से खबरें ये हैं कि ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू की जा रही है और कराची में पानी की कमी को पूरा करने के लिए K4 मंसूबे का भी जल्द इफ्तिताह होने जा रहा है, जिस पर बिलावल बहुत अरसा पॉलिटिक्स करते रहे K4 के ऊपर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे के इब्तदाई तामीराती ढांचे का इफ्तिताह कर रहे हैं और इस मौके पर सिंध के लिए अगले 2 सालों का एक रोड मैप भी देंगे इमरान खान। इसी सारी सूरत हाल के हवाले से हमें आलमगीर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली और उसके समाजी कारकुन भी हैं, बड़े मशहूर समाजी कारकुन हैं। कराची से इनका बड़ा उस तरह का एक समाजी वर्क के लिहाज से ताल्लुक भी है। उनसे आप पूछते हैं आज के दिन की इंपॉर्टेंस एंड देन व्हाट अबाउट दैट रोड मैप। आलमगीर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप तो इससे पहले भी सोशल वर्क बहुत करते आए हैं, करते रहते हैं। कराची की हालत नहीं सुधरी, पिछले 3 साल गुजर गए फिर भी नहीं सुधरी। आज का दिन आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट KCR? चूंकि पुराने मंसूबे उस तरह से बहाल नहीं हुए लेकिन नए मंसूबे लाए जा रहे हैं, तो आप बीइंग कराची आइट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। वफाक के पास यही इख्तियार है कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में कराची में फंड्स इंजेक्ट कर सके, कराची को मेगा प्रोजेक्ट दे सके। याद रहे 18वीं तरमीम के बाद इदारे सब सूबे के पास हैं और इदारे फंक्शन करते, इदारों से पब्लिक का ताल्लुक होता। इदारे चाहे वो KMCO, DMCO, SBCO, KWSB हो, वो चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो बल्दियाती इदारे सब सूबे के पास है। रही बात मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो 1100 अरब में से 625 अरब का शेयर वफाक का था, यानी 625 अरब की स्कीमें सब वफाक का जिम्मा था और बकिया जितनी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स थे ये सब सूबे का जिम्मा था। और वफाक के पास जो प्रोजेक्ट्स थे जिसमें K4 का मंसूबा,
कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन बस और NDMA के जरिए नालों की सफाई थी। तो इसमें तो KCR के मंसूबे का आज जो है वो बाकायदा इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें इंशाल्लाह अगले 2-2.5 साल में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाएगा। यानी जो इसका पूरा ट्रैक है, जिसमें एलिवेटेड ट्रैक है, ग्राउंड ट्रैक है, टनल है, कोई 42 से 43 किलोमीटर का पूरा ये रूट है। इस पे कोई 20 से ज्यादा स्टेशन हैं। कोई 27 अरब रुपए इसके लिए रखें, जिसमें 21 अरब रुपए का शेयर वफाक का है और 6 अरब का शेयर सूबे का है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इसकी तकमील हो। और ये इसका राइट ऑफ वे भी पहले सूबे के पास था। पिछले कई सालों से सूबे ने ये काम करना था, लेकिन वो नाकाम रहे। आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने कराची रजिस्ट्री में इस पर बरहमी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिलचस्पी ली इस प्रोजेक्ट में। ठीक हो गया। फिर अब अच्छा आलमगीर साहब, जिस तरह से भी आप इस सूबे के हवाले से, इस मंसूबे के हवाले से भी बता रहे हैं, तो ओवरऑल आज वज़म इसका इफ्तिताह तो करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ वो आइंदा सिंध के लिए 2 साल का लाया अमल भी देंगे। ऑब्वियसली हमने देखा है पिछले 13 सालों में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सिंध पर हुकूमत की है और कुछ हालत हमें बदलती नजर नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं बदली, बल्कि वर्स्ट ही हुई है। अब आइंदा PTI की गवर्नमेंट, आइंदा आने वाले सालों में जो रह गई है गवर्नमेंट का साल, उसमें किस तरह से सिंध की आवाम के लिए या उनकी मुश्किलात हल करने के लिए एक लाया अमल तय करेगी? देखिए, सबसे अहम है जो हमने प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, इसको तकमील तक पहुंचाना और वो लोगों में, देखिए कराची, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है। कराची तो पीपल्स पार्टी से कराची का सवाल नहीं है, सवाल है लाड़काना का, जहाँ से इनके वजीर आजम बने, सवाल है सेवण का, जहाँ से इनके वजीर आला बने, सवाल है नवाब शाह का, जहाँ से आसिफ अली जरदारी का अपना होम टाउन है। वहाँ क्या तब्दीली आई है, वहाँ अभी क्या चेंज आया है? हमने तो वहाँ के अस्पताल, स्कूल्स ले ले, वहाँ गाय बकरियां भैंसे बंदी हुई है। तो ये जो क्लेम करते हैं कि हमने कराची में वो तरक्की हुई जो पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई, वो कराची तो बहुत दूर की बात है। आप उन इलाकों का तो बताएं जहाँ से आप 30-30 साल से इलेक्ट होते हैं, जहाँ आपकी अक्सरियत है, तो वहाँ तो कुछ कर लेते, सिवाय सियासी नारों के, वादों के, जलसों के कुछ नहीं किया। अच्छा आलमगीर, आपकी हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है ना लोगों को, अगर आप कल से सोशल मीडिया भी देखें, जब से आप लोगों ने ये ऐलान किया है KCR का, तो एक ही बात सामने आ रही है कि क्या तहरीक इंसाफ इसको मुकम्मल कर लेगी? ना तो BRT में आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पेशावर में वो अभी तक मुकम्मल नहीं है, उसमें अभी तक कुछ रकम बाकी हैं, और अभी तक उसकी जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, जो प्लाजाज बनने थे, जिसने उसको खुद फाइनेंस करना था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, आपको पता है। इसी तरह आप ग्रीन लाइन में आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर विफाक ने बनाना था। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि 70% ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंप्लीट था 2018 के इंतखाबात में, हम वहाँ से प्रोग्राम करते रहे, आपके साथ भी किया था। तो उसके बाद अभी तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कंप्लीट नहीं हुआ। नागिन चौरंगी पानी रुकने की वजह से डूब गई, यानी कि मसाइल हैं। तो ये जो आप इतना बड़ा बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है जी ये टाइम के अंदर मुकम्मल होगा और शफाफियत भी होगी, बसों की तरह आग नहीं लगेगी ट्रेन के अंदर जैसी पेशावर में लगती है? देखिए, एक तो चीज ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रीन लाइन बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली ये था ये कि 50-50% वफाक और सूबे का शेयर था। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड वफाक ने करनी थी, ऑपरेशन साइड सूबे ने करना था, लेकिन सूबे ने इन द एंड आखिर में हाथ उठा लिया कि हम ऑपरेशंस नहीं करेंगे। वफाक ने यानी हमने उस ऑपरेशन साइड का भी जिम्मा लिया। ये बसेस लाना, रूट को फंक्शनल करना, टर्मिनल्स को फंक्शनल करना, ये वफाक का जिम्मा नहीं था। ये हमने इसको एक्स्ट्रा जिम्मा लिया है अपने सर, और इसीलिए बसेस का ऑर्डर देना वो भी हमने किया। और अब जो सारा रूट है वो भी डाइवो वालों के हवाले कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो और रही बात कि हमने जब गवर्नमेंट संभाली तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले 1.5 साल में हम कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा सके, क्योंकि एक फाइनेंशियल क्रंच था, जो हमारी माशी सूरत हाल थी मुल्क की, उसको देखते हुए हम किसी तरक्याती मंसूबे के लिए कोई फंड एलोकेट नहीं कर सके। उसके बाद से ये तमाम काम की शुरुआत हुई है। जब हमारी माशी सूरत हाल इस काबिल हुई मुल्क की कि हम अपने कुछ सांस ले सके, कुछ ये मुल्क अपने पैर पे खड़ा होने लगा, तो उसके बाद ही प्रोजेक्ट्स के ऐलान हुए और इन पे काम शुरू हुआ।
देखें ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें टाइम लगता। सर्कुलर रेलवे पर पिछले 7-8 माह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई जा रही थी, इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाई जा रही थी, इसकी दीगर फिजिबिलिटीज बनाई जा रही थी, जिसकी बुनियाद पे आज इस काबिल हुए कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। ठीक है, जो तो हम ये उम्मीद रखें आलमगीर साहब के गिवन टाइमलाइन के अंदर ये कंप्लीट होगा, आप ये कह रहे हैं? इंशाल्लाह। मैं देखिए इसकी कोई गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे भी सरकारी कामों का और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स का बाखूबी अंदाजा और इल्म है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ चूंकि असद उमर साहब ने का जिम्मा लिया, असद उमर साहब इसको खुद देख रहे हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हुए देखते हुए मैं उम्मीद रखता हूँ कि काम हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहरहाल एक अच्छा मंसूबा है, अल्लाह करे बन जाए और सही से बने, करप्शन फ्री हो और कराची के आवाम को भी कुछ मिले। इसी नोट पे जी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करेंगे कुछ कोविड की और डेंगू की। कोविड की कई माह की पाबंदियों के बाद कोरोना केसेस में वाज़े कमी आना शुरू हो गई है। मुल्क भर में कोविड के फैलाव की शरह कम होकर तकरीबन 4% तक पहुंच गया। गवर्नमेंट की जानिब से जी पाबंदियां भी नरम करने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना वायरस में कमी के साथ साथ डेंगू वायरस तेजी से फैलने लगा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कराची में डेंगू केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जबकि केसेस बढ़ने के बायस मुल्क के बड़े अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स और वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस रवां सीजन में तो पंजाब में 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1000 के करीब पहुँच गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी डेंगू की जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा जारी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 177 हो चुकी है और 2 अमवात भी बताई जा रही हैं। बिल्कुल, ये सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं है। कराची में भी डेंगू के हवाले से खबरें आ रही हैं, बढ़ रहा है। बारिशों के बाद पानी खड़ा होने से सैकड़ों अफराद के डेंगू से मुतासर होने की भी इतलातें, और अब तक 5 अफराद, कराची की हम बात कर रहे हैं, इतलातें कि डेंगू से जाँ बख्श भी हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इसके बचाव के लिए इक़दामात पर अमल करने की हिदायत की जा रही हैं, ताहम कई इलाकों में इस वक्त जो डेंगू मुहिम है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा सेहत का फील्ड स्टाफ कोरोना वैक्सीनेशन में मसरूफ़ है और पोलियो मुहिम भी हमने आपको बताया था जारी है। दूसरी जानिब अमले की कमी के बायस इस वक्त जो डेंगू मुहिम है उसमें तातुल भी है और मुश्किलात भी हैं। डेंगू के बढ़ते वार पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चेयरपर्सन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी पंजाब डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कितनी आउट ऑफ कंट्रोल, कितनी अंडर कंट्रोल है। सोमिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जितनी इतलात हम तक हैं फिल वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हो सकती है। ऐसा लगता है कि अगर मजीद इसको ना संभाला गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। आप हमें क्या फिगर्स दे पाएंगे इस हवाले से? आप सही कह रहे हैं कि फिलहाल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, बट सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। आपको पता है कि डेंगू जब एक दफा बढ़ना शुरू होता है तो फिर इसके नंबर ऑफ केसेस 1 से 2 और 2 से 4 और इस तरह बढ़ते ही जाते हैं। और अभी क्योंकि सीजन भी ऐसा है विच इज वेरी कंड्यूसिव फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बारिशें भी हो रही हैं और ये जब भी रेनफॉल होती है तो पानी इकट्ठा होता है, और जो पानी है वो मच्छरों की अमाजगाह है जहाँ से मच्छर बनते हैं और फिर बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। सो इस दफा हमारे पास अलार्मिंग है, इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री, अब सिंध की बात करें, पंजाब की, केपी के, हर जगह से हमें डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और नंबर्स में रोज बरोज इजाफा भी होता जा रहा है। तो आई थिंक कि ये हमारा वो टाइम है जब हमें बिल्कुल फुली प्रिपेयर होना चाहिए, फुली गियर्ड अप टू टैकल डेंगू। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सोमिया, कैंपेन के हवाले से, डेंगू मुहिम के हवाले से, ऑब्वियसली कोविड का एक मामला भी चल रहा है, साथ साथ पोलियो कैंपेन भी है, फिर साथ साथ अब चूंकि डेंगू का मामला भी शुरू हो गया, तो किस तरह से गवर्नमेंट इस हवाले से स्ट्रैटेजी बना रही है कि डेंगू को, क्योंकि इस वक्त आपने खुद ही कहा कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो? डेंगू के मुतालिक जो अच्छी बात है वो ये है कि क्योंकि ये पिछले 10 सालों से हमारे मुल्क में मौजूद है, तो द सिस्टम इज इन प्लेस। कोविड-19 वाज अ न्यू डिजीज, उसके लिए तैयारी नए सिरे से करने की जरूरत थी, लेकिन डेंगू क्योंकि हमारा पुराना दुश्मन है और हर साल ही वार करता है, तो द सिस्टम इज इन प्लेस। इसके लिए हॉस्पिटल्स की जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी पहले ही सीजन के शुरू से कर दी गई थी। सर्विलेंस की टीम्स को भी एक्टिव किया गया है, जहां से एडल्ट मॉस्किटो स्प्रे मिल रहा है वहां पे स्प्रे की सहूलत भी मैसर की गई है। डेंगू का रिपोर्टिंग डैशबोर्ड भी एक्टिव
इफेक्टिव है और डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर दिया गया है ताकि अगर मरीज उनके पास आए तो वो उनको बेहतर तौर पर मैनेज कर सके। सो आई थिंक डेंगू में इस लिहाज से हम थोड़े कंफर्टेबल होते हैं कि ये नई चीज नहीं है और हमारे लोग इससे वेल एक्लिमेटाइज्ड हैं। उनको पता है कि डेंगू के पेशेंट्स को कैसे देखना है, हॉस्पिटल्स को पता है उन्होंने कैसे अपने डेंगू वार्ड्स को फाल करना है, डेंगू काउंटर्स को किस तरह एक्टिव करना है और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में किन पेशेंट्स को भेजना है। सो जस्ट हमें एक रिमाइंडर की जरूरत होती है। टीम्स, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में कि कोविड में भी एंगेज है, पोलियो कैंपेन भी चल रही है, लेकिन जैसे ही कोई बीमारी बढ़ती है वो प्रायोरिटी पे आ जाती है। तो कोविड पहले बढ़ रहा था तो वो प्रायोरिटी पे था, पोलियो तो हमारा मसला है ही, लेकिन क्योंकि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी तवज्जो इसकी तरफ तो हम ज्यादा। डॉक्टर सोमिया जितने नंबर्स हम दें उसको लेकर हमारी तैयारी, यानी कि हमारे रिसोर्सेज भी उतनी है। इफ वी टॉक अबाउट बेड्स इन हॉस्पिटल, इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी इन हॉस्पिटल, द कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर्स दैट वी हैव, ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या फिगर्स को देखते हुए नंबर्स हमारे पास इसको प्रिवेंट करने के लिए पूरे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम इस वक्त फोकस ये कर रहे हैं कि डेंगू को बढ़ने से ही रोका जाए या हमारी तैयारियां अगर बढ़ जाए तो उसके बाद की हैं? ये भी हमें बताइएगा। मैं क्योंकि क्लिनिकल बॉडी है डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को लुक आफ्टर करती हूँ, तो हमने इस साल में 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया है ताकि वो के पेशेंट्स को डील कर सके। जहां तक सर्विलेंस टीम का हवाला है तो वो भी उनके भी नंबर्स को इंक्रीज किया गया है, जो हम स्टाफ एंगेज करते हैं सीजन में स्पेशली ताकि सर्विलेंस एक्टिविटीज को एनहांस कर सकें, वो भी हो चुका है। खासतौर पे जो पिंडी और लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जो कि हॉटस्पॉट हैं इस दफा, इनमें स्टाफ जो है वो सर्विलेंस एक्टिविटीज बहुत तेजी से कर रहा है और जिन जगहों पे लार्वा ज्यादा मिल रहा है वहाँ स्वीपिंग एक्टिविटीज भी की जा रही हैं। हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के हवाले से सीजन के शुरू से ही हमने एडवाइजरी इशू कर दी थी कि कोविड के बेड्स मुख्तस है लेकिन डेंगू के वार्ड्स को भी फाल बनाने की जरूरत है और तमाम अस्पतालों में डेंगू के काउंटर्स, डेंगू के वार्ड्स और एचडीयूज एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि अगर पेशेंट्स आए तो उनको सहूलत। अल्लाह करे ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल ना हो। जो आप बता रही हैं हौसलामंद है ये जानना कि आप इस हवाले से प्रिपेयर्ड हैं। चूंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं और डेंगू को देख भी रही हैं तो मैं चाहता हूँ आपके होने का फ़ायदा हो जाए। ज़रा ये किस तरह से डेंगू फैलता है ज़रा आम देखने वालों को बताइए, और अगर हो जाता है इसकी निशानियाँ क्या हैं और फिर इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ज़रा क्विकली अगर आप हमें बता पाएँ। डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर एक स्पेशल टाइप का मच्छर है जिसे हम एडीज मॉस्किटो कहते हैं। इस पे धारियां होती हैं, व्हाइट स्पॉट्स होती हैं, इसे एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। मच्छर की बाइट से वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर बुखार की कैफियत करता है। ये बुखार छोटी मियाद का होता है जो 2 से 10 दिन तक रहता है। इसके साथ जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, पट्टों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सर में दर्द। ये हॉलमार्क है डेंगू का कि शदीद दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इसके अलावा जिस्म पे रैश बन सकता है, जिस्म के किसी हिस्से से खून आ सकता है जैसे नाक से, दांतों से, और कई दफा पेट में दर्द और उल्टी और मतली की कैफियत भी इसके साथ होती है। सो अगर ऐसी कोई भी अलामात हैं तो फौरन हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर पर रिपोर्ट कीजिए जहां पर आपका खून का टेस्ट किया जाएगा। खून में आपके व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स की मिकदार को देख के हमें शुबा हो जाता है कि अगर वो कम है तो ये डेंगू बुखार हो सकता है और फिर डेंगू की कंफर्मेशन के टेस्ट किए जाते हैं और आपको अस्पताल में दाखिल कर आपका इलाज किया जाता है। ओके डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। विश यू ऑल द बेस्ट जो आप बता रही हैं। अल्लाह करे सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग डॉक्टर सोमिया हमारे साथ। कोविड के हवाले से और ये इमरान थोड़ी कंफ्यूजन की सिचुएशन भी रहती है क्योंकि दोनों सिचुएशन में बुखार होता है। तो अब आपने अगर कोविड की सिचुएशन को साइड पे रखना है तो आपने डेंगू को भी मद्देनजर रखना है और दोनों सूरतों में आपने डॉक्टर से रुजू करना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इमरान, आपने कभी फॉर्मूला कार्ड चलाई है? उसका फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला पहले बनाते हैं। हाँ। इसका मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूं। पहले फॉर्मूला बनाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 1 या 2? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही। डोंट वायरल आप लिखोगे। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट फार्मूला की। बिल्कुल, फार्मूला स्टूडेंट के हवाले से आपको बताते हैं जी। एक प्रोजेक्ट होता है दुनिया भर के अंदर के जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और इस वक्त हमारे साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के कुछ 2 ऐसे तलबा मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इसके अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार बनाने का एजाज़ हासिल किया है। अपने स्टूडेंट प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने दुनिया भर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये 2021 का जो कॉम्पिटिशन था इसमें ये रूस में हुआ ये कंपटीशन और उन्होंने ये 2nd पोजीशन हासिल किया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये फार्मूला स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल फार्मूला 1 है उससे ये मुख्तलिफ है। ताहम इसमें भी मुकाबला बहुत टफ होता है और इन स्टूडेंट्स ने जो हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ इस्माइल इकबाल मौजूद हैं और आसिमा नूर हैं, कराची से हमें ज्वाइन करे हैं। दोनों को खुश आमदीद कहेंगे और मुबारकबाद भी देंगे। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद
कि आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, सेकंड पोजीशन ली आपने इस कंपटीशन के अंदर। आसमा, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा ताकि फिर फर्दर हम आपसे डिस्कशन कर सकें। Thank you for having us, and basically as I told you कि this is Formula Electric Racing Nest the team जिसके अंदर हम पार्टिसिपेंट्स हैं। टीम के अंदर 40 मेंबर्स होते हैं एंड इसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं हमारे डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं, फैजान स्टील, यूनिलीवर वगैरह। ठीक है। बेसिकली हम फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और 2016 से हम करते आ रहे हैं। फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन इज़ एन इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से टीम्स आती हैं एंड दे ब्रिंग अ फार्मूला स्टाइल व्हीकल। वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो कम्बस्टन कार भी हो सकती है। वी वर्क ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। एंड उसके अलावा फार्मूला स्टूडेंट रशिया में अभी रिसेंटली इन टीम ने पार्टिसिपेट किया था जिसके अंदर हम सेकेंड आए। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक इसके अंदर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट होता है जिसके अंदर व्हीकल के डिफरेंट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जज करते हैं जजेस। एंड देन देयर इज अ कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट जो कि व्हीकल की टोटल कॉस्ट और उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये सारे एस्पेक्ट्स हमें अगर मुख्तसरन आप बताएं, आपकी व्हीकल में ऐसा क्या डिफरेंट था, कॉस्ट को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, ऐसा क्या उसमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैसे थी आपकी व्हीकल जिसकी वजह से उसको सेकेंड प्राइज दिया गया, क्या डिफरेंट था? बेसिकली हमारी जो व्हीकल है वो हर साल जो है डेवलप होती है और हर साल जो हम लोग चीज़ें सीखते हैं वो हम लोग नोट डाउन करते हैं और अगली आइटरेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पिछले साल का जो हमारा कंपटीशन हुआ था उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं वो एनालाइज़ किए थे, वीकनेसेस एनालाइज़ किए थे और फिर जो वीकनेसेस थी उस पर हमने काम किया था और इस साल जो है रिज़ल्ट आपके सामने है कि सेकंड पोजीशन आई है हमारी। तो इसको कहीं प्रोफेशनली भी आपकी जो दो कि आपने स्टूडेंट लेवल के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया है और आपने हमें ऑफ एयर हमें बताया भी है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन क्या किसी स्टेज के ऊपर प्रोफेशनली भी इसको करना पॉसिबल है? पाकिस्तान में तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे तो कार रेसिंग का भी ट्रेंड नहीं है इनफैक्ट, लेकिन इंटरनेशनली बहुत महंगा स्पोर्ट है ये जिसको बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं और स्पॉन्सर्स भी बहुत बड़े बड़े इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं कर सकते हैं हम इसको इन फ्यूचर आप लोगों के तवज्जुह से? डेफिनेटली ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ कि हम फार्मूला स्टूडेंट कल्चर पाकिस्तान में और इंट्रोड्यूस करें क्योंकि अभी पाकिस्तान से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होती है इस कंपटीशन में। एंड व्हाट वी वांट इज़ कि फ्यूचर में पाकिस्तान को सिर्फ हम ही नहीं है जो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में रिप्रेजेंट करें, देयर शुड बी मोर टीम्स एज वेल ताकि दुनिया को पता लगे कि देयर इज टैलेंट इन पाकिस्तान एंड दे कैन अचीव थिंग्स। And after that, obviously, this would be the baseline framework provide karega for next thing that could be Formula Student Pakistan, and that could be eventually bringing F1 to Pakistan as well. Obviously, it's like far-fetched and it's a big thing, but still there are so many F1 fans and together we can make this happen. अच्छा आसमा, ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने कहा कि इस टीम में 40 मेंबर्स थे जिसमें आप काम कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट में हर टीम मेंबर की डिफरेंट टीज होंगी डेफिनेटली। आप अपनी और इस्माइल के हवाले से बताएं कि किस तरह से फेजेस के अंदर आप इस कार के ऊपर आप लोगों ने वर्किंग की और किस तरह से इसको डेवलप किया? टीम के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन विच डील्स विद स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्स, social media outreach campaigns वगैरह। So I was part of that team. Then there's an electrical department, mechanical department and operations department. Ismail was part of the electrical department and then later on हम लोगों की थोड़ी job description change हुई। Now I am the team manager and he's the team lead. Team lead oversee करता है सारे team operations को। टीम मैनेजर जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड जो भी टीम मैनेजर होता है वो असिस्ट करता है टीम लीड को इन ऑल दीज कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स और बाकी भी जितने एडमिन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, एक तो बड़ा मुश्किल भी है ओबियसली करना और आप चूँकि इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक है, नॉर्मली गर्ल्स इस तरफ आती नहीं है, बॉयज़ को ज़्यादा रिलेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर देखें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? ये तो आपने स्पोर्ट की जानिब आप गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, कुछ कंपनीज कर रही हैं और दुनिया का फ्यूचर इससे रिलेटेड है, तो कितना आप मुस्तकबिल के लिहाज से इसको फ्यूचर ओरिएंटेड देखते हैं जो बिजली पे चलने वाली गाड़ियां हैं पाकिस्तान में? बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ गया है। अगर हम लोग यूरोप को देखें, चाइना को देखें, इंडिया को देखें तो ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ प्लान ऑन गोइंग कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बाय 2030 और इस रिगार्ड में जो है पाकिस्तान अभी भी काफ़ी पीछे है और काफ़ी हमें इस पर काम करना है और हमारी टीम का यही मकसद है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करें और गवर्नमेंट से बात करें
और बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं आमतर होते जाएं। ठीक हो और गया। इसके लिए जो है जी इसके अलावा हम लोगों ने ड्राइवरलेस प्रोजेक्ट भी अपना स्टार्ट किया था सही। जो गाड़ी बिना ड्राइवर की चलेगी अच्छा। बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर डोमेन इन दिस। वी हो होप यू गया। विल मेक अ कार बेटर देन टेस्ला। जैसे ही थैंक चलेगी। यू वेरी मच आसमा एंड इस्माइल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो और पीते भी रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और शो के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से हमने आपको बताया था और टूरिज्म की बात होती है तो एक्सप्रेसो की बात होती है। फ्लैगशिप शो जिसने सबसे ज्यादा फोकस किया टूरिज्म को लेकर, सिर्फ यहाँ पे बैठ के विजुअल्स पे गुजारा नहीं किया, प्रैक्टिकली लोगों से मिलकर कल्चर आपको दिखाया। नॉर्थ तो पूरा ही हमने आपको दिखा दिया, मुसलसल दिखाए जा रहे हैं। और इसमें हमने सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट किया जिस काम को, वो था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के वो सफ़रनामे जो कि वर्ल्ड वाइड जिनको जाना जाता है और एक सनद के तौर पे माना जाता है, उनके ऊपर हमने आपको आगाही दी। फिर वक़ार अहमद मलिक साहब प्रैक्टिकली उन्होंने मुख्तलिफ जगह आपको दिखाई, वहाँ पे रुक कर आपको दिखाया कि उस जगह का कल्चर क्या है। विद दैट कश्मीर हम आपको दिखाने वाले हैं और ये सिलसिला यहाँ तक रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वाइड लेकर जाएँ और आपको बताते रहें। सो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है। कीप पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन एंड कीप वर्किंग फॉर पाकिस्तान टूरिज्म, ये हमारा आज का स्लोगन है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ हमारा अगला सेगमेंट भी है निकले तेरी तलाश में, जिसमें शमशार बेमिसाल के हवाले से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और वकार अहमद मलिक बता रहे हैं। तो उसकी अगली किस्त आपको दिखाते हैं, देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से शिमशाल बेमिसाल उनकी जो किताब है उस पर बात हो रही है। शिमशाल एक कमाल जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो किताब का नाम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है कि शिमशाल बेमिसाल वाकई एक बेमिसाल सरजमीन है, बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। शिमशाल बेमिसाल पर हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, जब मकामी कोई भी वहाँ पे आपको रक्स की दावत देता है तो ये एक बड़ा एक अजीब सा, मतलब मुझे तो ये फेस करना पड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा होगा कि वो जब रक्स की दावत देते हैं तो वो बड़ी एक मुश्किल सा काम होता है, क्योंकि एक तो उनका रक्स हमसे ऑफ कोर्स बहुत मुख्तलिफ है और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक इज्तराब भी पाया जाता है, एक झिझक भी होती है। और तीसरा ये है कि जब आप मकामी लोगों से वाकफियत हासिल कर लेते हैं उनके कल्चर से और उनकी नफ्सियात से, तो आपको ये भी आइडिया है कि आपका जो इनकार है इसको वो थोड़ा सा एक तौहीन माबेस किस्म की एक चीज़ समझते हैं। वो कम से कम एक पसंद नहीं करते कि अगर आपको रक्स की एक दावत दें। वो बेसिकली आपको एक ऑनर दे रहे होते हैं, किसी मखसूस ट्यून पे आपको कहते हैं कि आप आके रक्स करें, तो वो एक ख़ास ऑनर होती है और ये एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। आप गिलगित बल्तिस्तान में इतना अरसा घूमते रहे, आपको इस तरह की मुश्किल जो सूरत हाल है कितनी दफ़ा आपको ये फेस करना पड़ा? अच्छा, उसमें मैं अर्ज ये करता हूँ कि एक तो हर खित्ते की रिदम जो है मौसीकी की वो अलग अलग होती है जी। ये टोटली गलत बात है कि मौसीकी की एक ही रिदम होती है हर खित्ते में, वो नहीं, ये आफाकी नहीं होती। ये उस खित्ते के कल्चर, मौसम, इखलाकियात और बिलीफ जो हैं उनका वो मिक्सचर होती है, उससे वो जन्म लेती है वो जो मूवमेंट है रक्स की जो है। ठीक। चुनांचे आप देखें कि वेस्टर्न लोग जो हैं, जब हमारा क्लासिकल रक्स, वहाँ की खातून जो है वो कपड़े यहाँ के पहन लेगी, लेकिन वो रक्स करती हुई वो उतनी उस तरह नहीं, उसमें वो नज़ाकत नहीं आएगी जी। या जो एक गोरी है अगर वो साड़ी पहन लेती है तो उसको उसमें चलना नहीं आता, वो उसी तरह ही चलती है जैसे जीन में चल रही है। तो इसी तरह जो रक्स है वहाँ का, उसमें आई फील कि उसमें एक कोहपैमाई की भी कैफियत है कि कदम जम के रखते हैं और बैलेंस होता है उनका जब वो मूव कर रहे होते हैं। मैं उनको जब मैं कैलाश गया हूँ, वहाँ के बारे में मैंने एक पूरा सीरियल भी लिखा। खासे कैलाशी मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने भी यही कहा। और जब मसलन मैं स्नो लेक गया हूँ या केटू की जानिब गया हूँ, तो शाम को पहला काम ये करते थे पोर्टर कि सारा दिन वो 20-30 किलो उठा के और मुश्किल तरीन पहाड़ों पे चढ़ के और ग्लेशियर वगैरह वगैरह करके शाम को उन्होंने रक्स ज़रूर करना है।
तो कैलाशियों ने भी यही कहा और बल्तियों ने भी यही कहा। जब मैंने पूछा कि आप इतने थके हुए होते हैं तो आप आते ही इस तरह फिर शुरू कर दे, कहेंगे साहब इससे तो हम थकन उतारता है। चुनाचे रक्स उनके लिए रिलैक्सेशन का एक ज़रिया है, उससे वो खुशी भी हासिल करते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा और कोई पहलू नहीं होता जिसके ऊपर हम एतराज़ कर सकें। डॉक्टर साहब, नहीं, मेरे सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको कितनी दफ़ा नाचने पे मजबूर किया गया और आप कितनी दफ़ा नाचे? नहीं, 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। मसलन मुझे याद है कि हुंजा में एक रात 11-12 बजे मैं वापस आ रहा था। आज तो मतलब बहुत पॉपुलेटेड हो गया, बहुत टूरिस्ट जाता है, हम जाएं तो हमें शायद कोई पहचाने भी ना। लेकिन उन ज़मानों में बात और थी। अगर करीमाबाद में मैं हूँ तो पूरे करीमाबाद को ख़बर होती थी, या गिलगित में हूँ तो पूरे गिलगित को पता होता था। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो आपको तलाश कर रहे हैं। उससे पहले मैं ब्रिगेडियर शाह खान साहब से मिल के आया था, तो मैंने कहा जी मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहने लगे जी हम तो यहाँ पे मोर्चा लगाए बैठे हैं, हमें मालूम था कि आप वहाँ पे है। तो वो एक इमारत की छत के ऊपर उन्होंने चिराग वगैरह जलाए हुए और वहाँ पे खाना पीना बड़ा अच्छा, लोकल जो डिशेस थी, और मुझसे बातें भी करते रहे। तो उन्होंने जब वो शुरू किया, सारा म्यूज़िक भी थी, तो मुझे कहा, मैं शामिल तो उनमें हुआ, लेकिन वो जिस तरह होते हैं ना खूबसूरत जो राजहंस होते हैं जी, उनमें एक अगली डकलिंग जो है बत्तख घूमते, वो दूर से नज़र आ जाती कि ये इनमें नहीं है। बिल्कुल हम ऐसे ही लगते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये लेकिन पिछले चंद बरसों में ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि उन्होंने, अब जब वो आपको दावत देते हैं और आप हिचकिचाते हैं तो वो कहते हैं भाई हम धुन भी आप ही की बजाएंगे। यानी अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो वो आपको कहते हैं कि आप पंजाब की धुन या पंजाब के किसी मशहूर गाने की धुन बजाएंगे, अब आप नाचें। और अगेन हमारे लिए बहरहाल एक मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज से पूछूंगा, आपकी मर्ज़ी हो तो जवाब दे दीजिएगा। शहतूत की बुढ़िया एक चैप्टर है इस किताब में, और ये जो शहतूत की बुढ़िया हैं इनका जिक्र आपने किया हुंजा दास्तान में, और उसके बाद शहतूत की बुढ़िया जो हैं वो उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। शहतूत की बुढ़िया का ये चैप्टर लिखने पर बाद में आपको कभी कोई ऐसा से जुर्म या कोई ऐसा गिल्ट महसूस हुआ? एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो अपना मेरे दोस्त की खाला थी, पूरे कहीं बुलंदियों पे रहती थी, और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि वो बहुत, जिस तरह आप जाते हैं गांव में, अब तो वो चीज़ें नहीं रही, तो आपको कोई कहता है कि जनाब मेरी खाला जो है वो दूध बुलोती हैं और उनके पास एक मदानी है और एक इतनी चाटी है, और उसमें से वो मक्खन निकाल लेती और फिर लस्सी निकाल लेती। तो वो आप जाएंगे देखेंगे, क्योंकि अब वो फिनोमेना नहीं है। तो इसी तरह वहाँ पे उनकी खाला जो थी वो लस्सी तो नहीं निकालती थी, तो लेकिन जो भी उनकी लस्सी होती थी वो उसमें एक ख़ास खुमार आलूद मुसर्रत होती थी। ये लस्सी में होती है सर? तो वो मैं देखने चला गया और वो उसको मैंने बयान कर दिया, लेकिन मुझे हरगिज़ ये नहीं पता था कि बाद में कुछ से मसले पैदा होंगे। थोड़े बहुत हुए लेकिन वो सुलझ गए। इसीलिए मैं अब एहतियात करता हूँ। एट टाइम्स कुछ चीज़ लिखने वाली होती है, लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे में वो बर्दाश्त नहीं है, वो फौरी तौर पे इखलाकियात के हंटर जो हैं बाहर निकल आते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं करता हूँ, उनको मैं हज़फ कर देता हूँ, ख़ास तौर पे शहतूत वाली बुढ़िया के एपिसोड के बाद। डॉक्टर साहब, आप फजल के मामू के घर में बैठे हुए हैं और फजल के मामू ने कहा कि 2 घंटे ठहरो। फजल ने कहा कि नहीं हमने जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये मेहमान कहाँ से आया? तो फजल ने बताया अपने मामू को कि ये लाहौर से आया। तो उन्होंने पूछा कि लाहौर कहाँ है? तो बताया कि गिलगित से बहुत आगे है। तो पूछा ये कहाँ जा रहा है? तो बताया कि शमशाल जा रहा है। तो फजल के मामू ने कहा कि पागल लोग शमशाल जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या पागल लोग शमशाल जाते हैं? एक्चुअली उनके नज़दीक, क्योंकि शमशाल जो थी एक पीनल कॉलोनी थी, एक कैद खाना था मीरों का,
और उतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि एक जेल बनाए, वो कैदी रखे हैं, उनमें रोटियां उनको दें। रोटी उनको भी मुश्किल से, मीरों को भी मुश्किल से मिलती थी। चुनाचे जो भी पैटी क्राइम्स होते थे, मर्डर वगैरह तो होते नहीं थे। किसी को कुछ चीज़ उठा ली या किसी का पानी डिवर्ट कर लिया जो कोल्हा है उसका अपने खेत के, समथिंग लाइक दैट। तो वो आज से 150-200 साल पहले वो इस किस्म के जुर्म करने वाले लोगों को कहा जाता है कि उनको शमशाल की जो वैली है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत दुश्वार था और वहाँ से निकलना भी ज़्यादा दुश्वार था। चुनांचे एक किस्म की ओपन एयर उनको कैद दी जाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो गई, फिर बाहर से भी लोग आए। तो वो जो है रिजर्वेशन, वो मेरा ख्याल है अब तक नीचे वाले इलाकों में शमशाल के हवाले से है क्योंकि ये कोई अच्छी जगह नहीं है। और इसीलिए जिस तरह आपने भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि शमशाल अब डोमिनेट कर रहा है हर जगह। जी बिल्कुल। यानी उनकी लड़कियों की जो फुटबॉल टीम है वो जब उतरती है वहाँ पे मैदान में, तो मतलब बाकी जो मुद्दे मुकाबिल हैं वो नगर के हों या हुंजा के हों या स्कर्दू के लड़कियाँ हों, तो वो समझती हैं कि ये शमशाल वाली आ गई हैं और ये बहुत सख्त जान है, और वो सख्त जान है। यानी अब आप देखिए ना कि समीना बेग इज़ द फर्स्ट वुमन, पाकिस्तानी वुमन टू डू एवरेस्ट। उसका भाई जो है मिर्ज़ा क्या नाम है, वो भी उसके साथ गया है। इसी तरह रजब का मैंने हवाला दिया है। कुदरतुल्लाह जो है उसने माउंटेनिंग स्कूल वहाँ पे खोल रखा है। चुनांचे वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है जेलसी का एलिमेंट भी होता है कि वो तो पागल लोग उधर जाते हैं। अच्छा सर, ये डेफिनेटली वहाँ पे अब शमशाल में और भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो माउंटेनियर्स सामने आ रही हैं और शमशाल ऑफ कोर्स बेमिसाल है। नाज़रीन, तार साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही और ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है ये भी जारी है और इसमें शमशाल बेमिसाल के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो भी हमने पूछने हैं। शमशाल के हवाले से, ट्रैक के हवाले से बहुत कुछ बदल गया है। अब तो वहाँ पे जीप जाती है, लेकिन उससे पहले तार साहब ने जिस तरह ये सफ़र किया तो वो एक बहुत ही अनोखा तजुर्बा है। इस तजुर्बे के हवाले से हमारे काफ़ी सारे सवालात हैं, ये सिलसिला जारी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सुबह सुबह हम आपको खिलाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी मटका पिज़्ज़ा। हाय हाय हाय, क्या मतलब, वाह वाह वाह। देखते हैं आज के देसी फूड। नाजरीन, देसी फूड टीम की यही कोशिश होती है कि आप लोगों को मुनफरिद और मज़ेदार से खाने खिलाए जाएं। जैसे एक बार पहले मैंने आपको मटका बिरयानी खिलाई थी, वैसे ही आज मैं आई हूँ इचरा बाजार में, जहाँ पर है हॉट एंड स्पाइसी फूड स्टूडियो, जहाँ पर बनता है बहुत ही मज़ेदार सा मटका पिज़्ज़ा। चलिए चलकर देखते हैं ये मटका पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं और इसका टेस्ट कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शेफ उमर फारूक साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला मटका पिज़्ज़ा बनाया है। आप मुझे ये बताएं उमर कि आप मटका पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी डो तैयार कराते हैं, जो स्पेशली इसको काफ़ी सोच समझ के कि भाई ये ज़्यादा सख्त ना हो, नरम है, क्योंकि मटके के अंदर भी इसमें बेक होना होता है और उससे पहले भी हाफ डन करके इसे बेक कराते हैं। उसके बाद हम इसकी जो स्पेशल है वो पिज़्ज़ा सॉस है, इसे हम खुद तैयार करते हैं, जो पिज़्ज़े की मेन चीज़ है। और हमारी केचप और सबसे मेन जो हमारी ग्रीन सॉस है, पिज़्ज़ा मसाला, ये सारी चीज़ें हैं। और शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें चॉप करके इसके अंदर ये ऐड की जाती हैं। ऑरिगेनो और दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं वो, ऑलिव, कॉर्न और मशरूम एंड जलपैनो, इससे तैयार किया जाता है। ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है मटके में पिज़्ज़ा तैयार करना, तो आपको ये ख्याल कैसे आया था? जी, ये ख्याल हम इस तरह से है क्योंकि मटके में आप खुद ही देखें, मटका गुलाब जामुन हो गए, मटका कढ़ाई हो गई, मटका सोडा बिरयानी, काफ़ी सारी चीज़ें, सोडा भी हम इसमें मटके में देते थे। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर कोई यूनिक चीज़, फास्ट फूड की चीज़ लाई जाए।
तो पहले तो मैंने इसे एक बार ट्राई किया तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा इतना दिल को नहीं लगा। सो लोगों के सामने जब लाया वो कहते हैं मटके में पिज़्ज़ा अजीब लगता है, लेकिन जब लोगों ने खाया टेस्ट किया तो कहते हैं वाकई में कोई चीज़ बनाई है बंदे ने। इसकी रेसिपी तैयार करने में आपको कितना अर्सा लगा? इसकी जो रेसिपी है 4 से 5 मंथ हमें लगे थे इसे तैयार करने में। पहले खुद ट्राई करते थे, फिर 4 से 5 मंथ के बाद हम अपने क्लाइंट को खिलाया, फ्रेंड्स को खिलाया, तो उन्होंने कहा हाँ ये काफ़ी कोई चीज़ इतनी मेहनत के बाद आपने बनाई है जो हमें सबको पसंद आने वाली है। आपको इसको बनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसमें सबसे जो ज़्यादा मुश्किलात थी वो इसकी डो थी कि इस डो को किस तरह मैं कैसे एडजस्ट इसके अंदर करूँ और कैसे इसे बनाऊँ। हालांकि लोग कहते थे डो इसकी साइड पे लगी हुई हो या इस तरह वो, जब मिक्स की तो उसके बाद ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आया और तब जाके कंफर्म हुआ कि अब ये सेल होने के काबिल है। जब पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है तो अमूमन वो पैन में होता है, तो उसकी लेयरिंग होती है, सबसे पहले डो ऐड की जाती है, बाद में उसकी दूसरी लेयरिंग मसाले की होती है। तो आप मटके में कैसे लेयरिंग करते हैं? मटके में जो लेयर होती है सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं वो इसकी चिकन और चीज़ की होती है। इसके अलावा हम कोई लेयर नहीं बनाते। इस तरह इसका मिक्सर तैयार करके इसके अंदर ऐड करके, मतलब जब ये हाफ़ हो जाता है, इतना हो जाता है, तो इसके अंदर हम चिकन लगाते हैं, उसके ऊपर फिर चीज़ ऐड करते हैं, फिर ये मिक्सर लगा के फिर चिकन, फिर चीज़, फिर ऊपर से टॉपिंग कर देते हैं। इस तरह होता है, क्योंकि ये होता है कि भाई एक बाइट खाए उसके अंदर ब्रेड आए और फिर दूसरी बाइट में चिकन आए, सारा कुछ मिक्स आता है, अलग अलग से इसका टेस्ट नहीं आता। जो डो है आप वो स्लाइसिस में डालते हैं इसको? जी, हम इसे ना डो जो हमारे थे हम उसे ब्रेड की शेप में तैयार करा के इस तरह क्यूब्स में बना के इस मिक्सर के अंदर मिक्स करके और इसके अंदर डालते हैं। और इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? जी, बेसिकली इसे तैयार होने में अगर कंप्लीट हम स्टार्टिंग से कटिंग से उसके तक करें तो 25 से 20 मिनट लगते हैं और ओवन में इसके 10 मिनट लगते हैं। आपने मटका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? जी, हमने मटका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। अच्छा, तो तिक्का फ्लेवर में। अच्छा, तो आपको टेस्ट कैसा लगा इसका? माशाल्लाह इसका बहुत मुनफरिद टेस्ट है, ये मार्केट से बहुत हट गया है। इसे तो वैसे भी खाए हैं लेकिन इसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा अलग है। ऊपर से इसका एक बेनिफिट ये है गर्म भी रहता है मटके में और इसका एक अलग टेस्ट आया है, बहुत अच्छा लगा खा के। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पहले भी पिज़्ज़ा वगैरह खाया है, तो कहीं और से पिज़्ज़ा खाने में और मटका पिज़्ज़ा खाने में इसका डिफरेंस क्या था टेस्ट का? इसका डिफरेंस ये था कि इसमें एक तो मटका में तैयार होता है ये, तो इसका वो भी टेस्ट आता है। ये एक अपना मिट्टी का वो बर्तन होता है तो उसका भी टेस्ट आ जाता है। तो दूसरा इसमें एक गरम गरम भी रहता है ये, तो अपना जो है ना ये एक मुनफरिद था कि डिफरेंट था। आपने कौन सा मटका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है? हमने मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है मटका। अच्छा, किस फ्लेवर में किया आपने? हमने तिक्का में। अच्छा, तो पहले से भी यहाँ से खाते रहते हैं? जी, मेरा ये इधर तीसरा चक्कर है। जब आपने फर्स्ट टाइम मटका पिज़्ज़ा टेस्ट किया तो किसी और पिज़्ज़ा में और ये मटका पिज़्ज़ा में टेस्ट का क्या डिफरेंस लगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें ये कि चीज़ बहुत ज़्यादा है, चीज़ लवर के लिए सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा ये आम पिज़्ज़ा से कह लेंगे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। इसमें ब्रेड कह लेंगे ना होने के बराबर है, चीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, चीज़ और चिकन की कह लेंगे मकदार बहुत ज़्यादा है इनकी। नाजरीन, मेरे लिए मटका पिज़्ज़ा आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इसका टेस्ट वाकई ही दूसरे पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आज शो में बारी है म्यूज़िक की। बहुत दिनों बाद जब हमारे शो में कुछ म्यूज़िक की बात होती है तो हम खुश हो जाते हैं और उससे पहले फिर हमारा अपना एक मामला शुरू होता है। लेकिन आज हमारे पास हम खुद अलाप कर रहे होते हैं। हमारे पास जो सिंगर है और जो कह ले अपकमिंग है, उभरती हुई गुलकारा है, और इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपने गाने की वीडियो शेयर की और उसके बाद इनकी बहुत पजीराई हुई। और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिवली चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर एक ड्रामा शुरू होने जा रहा है, मरियम। उसका OST भी टर्किश ड्रामा है, उसका OST भी इन्होंने ही गाया। उनसे हम बात भी करेंगे। आज अनूरुल खालिद हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम उनके करियर के हवाले से, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, सिंगिंग का शौक हुआ, सब पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहेंगे। अनूरुल, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। अनूरुल, अपनी ज़रा सिंगिंग के हवाले से बताएं। अभी हम OST पे तो आएंगे, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ, म्यूज़िक का शौक हुआ, आवाज़ अच्छी थी तभी शौक हुआ या वैसे ही शौक था?
मेरी आवाज़ शुरू से आई डोंट थिंक अच्छी थी, लेकिन मुझे गाने का शौक़ ज़रूर था और मैंने काफ़ी बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था, इसलिए और मुझे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं, इसलिए आई केप्ट ऑन सिंगिंग एंड या। अच्छा, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू सिंग? किस टाइप के गाने पसंद है? पॉप आई गेस, और जो भी मतलब ट्रेंडिंग हो उस वक्त के लिहाज से। उससे मतलब कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है जो आप उस तरह से गाती हो, ठीक है। अच्छा अनुराग, चूँकि ऑब्वियसली हम जब सिंगिंग की बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, सीखना भी होता है, तो आपने कभी किससे सीखा? जितना मुझे सीखना चाहिए था उतना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है कि प्रोफेशनली गाने के लिए आपको सीखना और प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ती है, लेकिन बीच में मैंने क्लासेस ली थी। अच्छा, तो इट्स नॉट दैट लेट, अब अभी भी कर सकती हैं, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर बट साथ साथ लाइक आई हैव माय डिग्री एज वेल, तो इट गेट्स मैनेज करना। अच्छा, जब भी कोई नया सिंगर आके या नई सिंगर आके बैठती हैं तो हम पहले चाहते हैं कि सर उनकी वॉइस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं इनको देखा तो नहीं कभी, बातें तो ये करी हैं, सर आवाज़ सुन भी ली जाए, तो एनीथिंग दैट यू लाइक टू सिंग फॉर ऑडियंस? अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने सीखा था पंजाबी में, बाय राहत फ़तेह अली। अच्छा, हाँ, तो या नहीं, शौकिया भी कोई नहीं गाता? नहीं, अम्मी अब्बू गुनगुनाते भी नहीं? मामा को मतलब शौक है, लेकिन किसी के कोई म्यूजिक फैमिली में ऐसा नहीं है। अच्छा रूरल, आपने जब मैंने हमें ये पता चला है कि आपका अपना कोई गाना भी है, सिंगल आपने रिलीज भी किया है, उसके हवाले से बताएं किस तरह का गाना था और किस तरह का जॉनर आपने वो अभी तक सिंगल है गाना? सिंगल है। तो ये लास्ट ईयर की बात है बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं गाने लिख सकती हूँ या मुझे ये करना भी है, तो मैंने वैसे ही एक जो बीट्स होते हैं, सैम्पल बीट्स, उसके ऊपर मैंने लिखना स्टार्ट किया और सरप्राइजिंगली मैं 5 मिनट में एक वर्स लिख ली और इट मेड सेंस। तो फिर आई completed the song and this friend suggested कि like you should get it produced, तो someone मतलब they signed up for it and उन्होंने मतलब produce कर दिया and हाँ बस it happened, इसी तरह हो गया। यूजुअली तो ये होता है कि पहले एक मेलोडी आपके जहन में आती है, आप गुनगुनाना शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन इट, तो आपने पहले लिखा देन उसे कंपोज किया? या बिकॉज जो म्यूज़िक था वो एक आपको एक गिटार सैम्पल म्यूजिक मिल जाते हैं ना, तो इट्स लाइक अ रेपिटेटिव बीट, तो उसके ऊपर जब फ्रेंड्स को सुनाया पहले, चूंकि वही होता है कि पहला फीडबैक क्या फीडबैक था कि मत गाओ यार रहने दो, ऐसा था या था वाओ जबरदस्त? या दे वर लाइक इसको लाइक कंप्लीट इट और पुट इट आउट। जबरदस्त। अच्छा, बड़ी बात है, अच्छे दोस्त हैं वाकई, वरना मैं तो कहते नहीं ना रहने दो भाई, तुम्हारे काम नहीं आपके बस। लेकिन अनुराग ये बताइए, अभी आपने OST भी गाया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? दैट वाज डेफिनेटली न्यू, क्योंकि मुझे आदत है अपने कमरे में बस अपनी मर्ज़ी से गाने की, और ये आप मतलब जब आपको कोई कंपोज़र जिनका गाना है वो ख़ुद आपको साथ खड़े होके रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, तो काफ़ी देर लग जाती है और आपको जितना लगता है कि मैं गा लूँगी और मुझे आता है, तो वो ऐसा नहीं होता। मतलब इट्स अ डिफिकल्ट। अच्छा, आपके लिए जस्ट ये आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि जस्ट अ पैशन थिंग फॉर यू, आप कुछ बहुत सीरियसली एज अ करियर इसको नहीं लेके जाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा कहना चाहिए ना कंपोज किस्म के लोग होते हैं, उस तरह से लग रहे हो, तो क्या ऐसा है कि आप अपने आप को स्टेज पे आने वाले वक्त में गाता देख रही हैं, मैं कर रही हूँ, या नहीं आप कहती हैं बस OST कर लिए, शौक पूरा हो गया, काफ़ी है? अभी आई एम इन द मिडल, क्योंकि साथ साथ मैं पढ़ भी रही हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं अपना अटेंशन इसकी तरफ नहीं डाल सकती कि मैंने यही करना है और दिस इज़ गोना बी माय करियर, लेकिन आई डेफिनेटली एंजॉय इट। पेरेंट्स क्या कहते हैं, करें ना करें? वो मेरे साथ आए हैं लाहौर, ये सारी मतलब रिकॉर्डिंग्स या सो देयर सपोर्टिव। अनुराग कुछ और सुना दे, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, हमारा दिल करे कि हम आपसे ज़्यादा फरमाइशें करें, लेकिन अभी आप कुछ भी सुनाना चाहें। अच्छा, सो this is a song I got a retweet from Asim Azhar on Twitter, so I'm just gonna sing that. Sure. लेकिन थोड़ा लंबा गाना है, हमें पता चलेगा कि अभी हम एंजॉय करने लगते हैं, अनुराग बस कर देती हैं। Very nice, अनुराग, very nice. ये वाला मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, वैसे ये exactly. So आसिम से आप इंस्पायर हैं नए सिंगर्स में? I think उन्होंने लाइक हमारी एज के लिए जो एक पॉप वो एक फैन बेस है, जो लाइक एक ऑडियंस है, वो उन्होंने सेट किया फॉर लाइक आवर एज ग्रुप, तो
डेफिनेटली तो चेंज हो रहा है वैसे, ऐसा है कि म्यूजिक का स्टाइल, जॉनरा, नहीं, अब सॉन्ग्स चेंज हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो आपको सही लग रहा है, ये सही हो रहा है या नहीं, पहले वाले ज्यादा अच्छे थे थोड़े, मेलोडियस टाइप जो ईस्टर्न? आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज हम वी लिसन टू लाइक जो मतलब दूसरे मुल्कों का म्यूजिक होता है, और फिर आई फील लाइक कि जब आप इन दोनों को लाइक मिक्स करके बनाते हैं तो इट बिकम्स लाइक अच्छा, आवाज़ तो बहुत से लोगों की होती है, बट टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम भी कर रहे हो, आप साइन भी हो किसी कंपनी के साथ, क्या ज़रूरी है आवाज़ के अलावा? व्हाट डू यू थिंक? क्या उसकी बेसिक ट्रेनिंग लाइक योर कॉन्फिडेंस टू फेस द ऑडियंस, टू फेस द माइक, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं? एंड हाउ डू यू वर्क ऑन दिस? इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट तो कॉन्फिडेंस भी लाइक आप ले ही आते हो। तो या आई थिंक जस्ट बी पैशनेट अबाउट बीइंग पैशनेट। ऐसा भी कॉन्फिडेंस ले आता है, आपको पता है? अच्छा नूरल, मुझे ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी मैं जो भी अपकमिंग सिंगर हमारे पास आते हैं, मैं एक सवाल जरूर करती हूँ। सोशल मीडिया ने बहुत आसानी भी की एक तरह से, अब बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनमें हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के सीजन्स देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया ने बड़ी एक्सेस कर दी है। नए सिंगर्स हैं, आप जैसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप जैसे लोगों को चांस मिलता है, या दूसरी सिचुएशन ये भी हो जाती है कि बहुत सारा कंपटीशन भी आ जाता है कि हर एक की एक्सेस है और कोई उसी तरह से पॉपुलर हो जाता है, कोई अच्छा टैलेंट है वो कहीं पीछे रह जाता है प्रॉपर मार्केटिंग ना होने की वजह से? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अपने केस में आई कैंट से कि मतलब आई डोंट ओ सोशल मीडिया, बट अगर मैं किसी और की जगह से सोचूं तो आई वुड डेफिनेटली यू नो बी लाइक कि क्या, अगर मुझे पता है मैं मेहनती हूँ और मैं बहुत पहले से कंपेयर टू समवन हु जस्ट केम ऑन सोशल मीडिया एंड स्टार्टेड सिंगिंग, तो या ऐसा लाइक काफ़ी लोगों का फिर जिनको पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कह सकते डिजर्व नहीं करते, बट स्टिल उनकी थोड़ी मेहनत या उस तरह का पैशन नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के साथ पॉपुलर हो जाते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है नूरल आपके, क्या करना है आगे? just keep on making music. I don't have really big goals कि मैंने बहुत बड़ा स्टार बनना है ये, लेकिन या just keep on doing what I like. ऐसे ही लोग बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ ही हैं। जो आप अपनी इंस्पिरेशनल वो बता रही हैं, जो जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हैं, कोई गाना आपको रीडू करना पड़े, इफ़ यू गिव योर चॉइस कि ये गाना, कौन सा गाना आप चूज़ करेंगे अपने लिए टू मेक इट अगेन? कोई गाना जो बड़ा आपको, नाजिया का या नुसरत फ़तेह अली खान का, नान समी खान का, कोई किसी भी सिंगर का कोई ऐसा है that you like to do again? I really like this song by Amir Zaki. मेरा प्यार. मेरा प्यार. Can you sing a line for us? I actually like the version that Kashmir the band sang on Pepsi. चलें, हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है, हम इस सेगमेंट से साइन आउट भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ आप गा दें इन दी एंड हमारे लिए, और फिर उसी पे हम साइन आउट कर लेंगे। I don't quite remember the lyrics, but anything else? What do you want? I can sing Bandiya. Sure. Nurul, thank you so much and we wish you very best of luck कि आप अच्छा म्यूजिक करें और आपके जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें, और गोल बैग बड़ा सोचें। जब आप हिट हो जाएं तब भी हमारे शो में आप आएं, फिर हम ये ना कहें कि आप। नूरल खालिद हमारे साथ मौजूद थी जनाब, बहुत अच्छी अपकमिंग सिंगर है, इनको प्रमोट करें, इनके सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करें, इनको बहुत अच्छा म्यूजिक करती हैं, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी है सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसके लिए खुशी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुकी हैं, सो ओवर टू यू खुशी। थैंक यू अरमान, थैंक यू इमरान। आज मैं आप लोगों को कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे हार्ट रेट आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट आप इंजॉय करेंगे। सो देयर इज़ गोइंग टू बी 3-4 एक्सरसाइजेस। सो ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये मॉडरेट और एडवांस लेवल के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी बर्पीज विद हाई नीज, बर्पी डाउन, चेस्ट डाउन, हाई नीज एंड टू द अदर साइड, चेस्ट डाउन। 30 seconds each होगी। सेकेंड एक्सरसाइज ऑन द फ्लोर, हाई जंप्स करेंगे, बॉक्स जंप्स, जंप अप एंड स्क्वाट डाउन, स्टेप बैक, जंप अप एंड स्क्वाट डाउन। थर्ड एक्सरसाइज is on the floor, rows and plank jacks, rows and plank jacks.
थर्ड एक्सरसाइज वुड बी स्विंग्स, ओवरहेड लेके जाना आपने, हिप हिंज, चेस्ट अप, कीप चेस्ट अपराइट, बैक स्ट्रेट एंड स्विंग ओवरहेड. Exhale as you push it forward. Third exercise would be on the floor. It would be reverse crunches. Sorry, fifth exercise. Keep your stomach tucked in. So these are the 5 exercises जो आपने 30 seconds on, 10 seconds off रखना है. 4 to 5 इसके आपने जो हैं वो करने हैं sets. और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा. एंड यू लूज फैट एज वेल, इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगी आपकी. सो ट्राई दिस एट होम. आई विल सी यू गाइस. खुशी, थैंक यू वेरी मच. आज खुशी ने सुबह सुबह ना बहुत इंटेंस वर्कआउट आज तो मतलब एनर्जी थी खुशी के अंदर. ओके, खैर शो इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं और इख्तिताम अच्छा करेंगे हम. अच्छा एज इन म्यूजिक के ऊपर करेंगे. एक और लेजेंड को याद करने का वक्त हुआ चाहता है जी. मुनीर हुसैन साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गुलकार. उनको आज अपने मद्दाहों से पिछले 26 बरस बीत गए. अपने करियर में 163 फिल्मों में 217 से ज़ायद फिल्मी गीत गाने वाले मुनीर हुसैन साहब को नगमाती फिल्म 7 लाख के मशहूर ज़माना और सदाबहार गीत करार लूटने वाले तू प्यार को तरसे ने मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया. ये गीत संतोष कुमार पर फिल्माया गया. खूबसूरत लोग, खूबसूरत गीत. इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है. आपसे हम इजाजत लेंगे. कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.